गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 7 पार्ट 3। उस दिन मैंने आपको इस पाठ से संबंधित पढ़ाने का काम किया था, लेकिन पाठ से जुड़े हुए कुछ अंश बाकी रह गए थे, जिनको आज मैं पूर्ति करने का काम, आपको समझाने का काम करने जा रहा हूँ। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। तो जैसा कि कवि कह रहे हैं कि मुझे याद आता है सन 35 के दिनों की बात है, मैंने तब साल डेढ़ साल पहले से लिखना शुरू ही किया था। मैं तब इलाहाबाद जिसे अब प्रयागराज भी कहते हैं, जहाँ कुंभ का मेला लगता है, मैं रहता था। हाई स्कूल में पढ़ता था और प्रेमचंद बम्बई से लौटकर बनारस आ गए थे। मैंने अपनी एक कहानी पिताजी के पास उनकी राय और सलाह के लिए भेजी। वह कहानी कुछ ऐसी थी जिसमें करुण रस बहाने के उद्देश्य से मैंने अपने सभी प्रधान पात्रों को मौत के घाट उतार दिया था। मृत्यु से अधिक करुण तो कोई चीज होती नहीं। अगर करुण रस का पूरा परिपाक करना है तो कहानी में 2-4 मौतें तो होनी ही चाहिए। लिहाजा नायक नायिका सब मर गए और पिताजी ने कहानी पढ़कर बड़े दोस्ताना अंदाज में मुझे लिखा कि कहानी तो अच्छी है, बस एक बात है कि इतनी मौतें न हो तो अच्छा, क्योंकि ऐसी कहानियां कमज़ोर मानी जाती हैं जिनमें ज़्यादा मौतें होती हैं। बाकी बहुत सब ठीक है। लेखक जैसा कि बता रहे हैं कि सन 1935 के दिनों की बात है। उस समय लेखक साल डेढ़ साल के पहले से लिखना शुरू ही किया था और वह इलाहाबाद, जिसे कि अब हम लोग प्रयाग कहते हैं, वहाँ पे लेखक हाई स्कूल में पढ़ते थे और प्रेमचंद जी बम्बई से रिटर्न वापस लौटकर बनारस में आ गए थे। और उस समय लेखक एक कहानी अपने पिताजी के पास उनकी राय और सलाह के लिए भेजी। वह कहानी कुछ ऐसी थी जिसमें लेखक ने करुण रस बहाने, यानी कहानी को मार्मिक बनाने के लिए, दुखी बनाने के लिए, करुणा से जुड़ी हुई कहानी को तैयार करने के उद्देश्य से उन्होंने अपने सभी प्रधान पात्रों को मौत के घाट उतार दिया था। मृत्यु से अधिक करुण तो कोई चीज होती ही नहीं। इसी चक्कर में लेखक ने अपने कहानी में सभी मुख्य पात्रों को मार डालने का काम किया था और यह कहानी अपने पिताजी के पास राय मशविरा के लिए दिखाने के लिए भेजी थी। जब पिताजी ने कहानी पढ़ा तो कहानी पढ़ करके बहुत ही दोस्ताना अंदाज में लेखक के पास उन्होंने लिखा कि कहानी तो अच्छी है, बस एक बात है कि इतनी मौतें न हो तो अच्छा, क्योंकि ऐसी कहानियां कमज़ोर मानी जाती हैं। अब कहानी के सारे मुख्य पात्र ही मर जाएं तो फिर कहानी में बचा क्या? ऐसा कुछ लेखनी के दृष्टि से प्रेमचंद जी इसे कमज़ोर मानते हुए लेखक को दोस्ताना अंदाज में लिख करके समझाने का प्रयास किया कि ऐसे नहीं और इतनी मौतें नहीं होनी चाहिए कहानी के अंदर, बाकी सब ठीक है। इस घटना का उल्लेख मैंने यह बताने के लिए किया कि आपको मालूम हो कि छोटे से छोटे लेखक से भी वे बराबरी की सतह पर उतरकर बात करते थे। हिमालय की ऊंचाई से बात करना उन्हें आता नहीं था। वे तो आपके होकर घुल मिलकर ही आपसे बात कर सकते थे। प्रेमचंद एक गहरे दोस्त की तरह, साथी की तरह नए लेखक के हाथ में हाथ देकर उसे अच्छा लिखना, आगे बढ़ना सिखाते थे और मुक्त हृदय से नए लेखक की प्रशंसा करते थे, जिससे उसका उत्साह बढ़ता था। मेरे जीवन का तो यह कठोरतम दुर्भाग्य है कि उनसे कुछ सीखने के काबिल हुआ, तभी वे मुझसे अलग हो गए और लेखक को यह मलाल ताउम्र बनी रही कि हम उतना नहीं सीख पाए जितना कि हमको उनसे सीखना था। इस प्रकार यह पाठ यहीं पर समाप्त हो रहा है। एक बार और समझ लीजिए,
यहाँ पर लेखक ने प्रेमचंद जी की विशेषताओं का वर्णन करते हुए वाक्यों के माध्यम से आपको यह समझाने का काम किया है कि छोटे से छोटे लेखक को भी वह उनकी लेखनी को पढ़ करके मित्र की तरह समझाया करते थे, ना कि एक दंभी व्यक्ति के जैसा, घमंडी व्यक्ति के जैसा कि आजकल के ज़माने में होता है। कोई व्यक्ति अगर ऊंचे पौधान पर पहुंच जाता है, ऊंचे पदों पर चला जाता है जीवन के किसी भी क्षेत्र में, तो वह अपने आप को सर्वे सर्वा और सामने वालों को बहुत ही तुच्छ मानने लगता है। ऐसी उनकी विचारधारा नहीं थी, वह इन सब चीज़ों से अलग थे और हिमालय की ऊंचाई से बात करना उन्हें आता नहीं था। जैसा कि दंभी और घमंडी लोग अपने पद पर पहुंच करके बड़ी बड़ी बातें हाँकने लगते हैं और अपने से जूनियर को, अपने से छोटों को वो इज्जत नहीं दे पाते जिनको उन्हें देना चाहिए। लेकिन प्रेमचंद जी का स्वभाव इससे बिल्कुल अलग था। वह छोटे से छोटे लेखक को भी मित्र की तरह, दोस्त की तरह उनसे सारी बातों का जिक्र करते और जहाँ कहीं कुछ कमी बुझाती उसको समझाने का प्रयास करते। आगे चल कर के लेखक लिखते हैं कि ऐसा करने से जूनियर लोगों का उत्साह बढ़ता था, उनके अंदर एक नई संचार आती थी, ऊर्जा मिलती थी और प्रेमचंद जी उन्हें समझाते थे। लेखक अंत में यह कहते हैं कि हमें तो उनसे ज़्यादा सीखने का मौका नहीं मिला और जीवन भर ये मलाल बना रहेगा कि हमने जैसे ही सीखना चालू किया तभी वे हमसे बिछड़ गए। इस प्रकार से लेखक के मन में ये बातें तय उम्र खटती रही कि हमें जितना सीखने को मिलता अगर वो रहते तो वो चीज़ हमें प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार यह पाठ यहीं पर बच्चों समाप्त हुआ। इसको खूब ध्यान से आप लोग 2 बार घर में पढ़िएगा और रीडिंग नहीं, समझने का प्रयास कीजिएगा। और बाकी चीज़ें मैंने आपको समझाई दी है, उसके आगे अब आइए। उस दिन हमने आपको शब्दार्थ लिखवा दिया था, अब इसमें है बताइए प्रेमचंद और लेखक में क्या रिश्ता था। प्रेमचंद और लेखक में दोस्ताना रिश्ता था। लोगों को प्रेमचंद का कैसा रूप देखने को मिला? लोगों को प्रेमचंद का बिल्कुल सादगी, सरल और आदर्शों वाला रूप देखने को मिला। प्रेमचंद की जिंदगी का साधारण सा नियम क्या था? प्रेमचंद की जिंदगी का साधारण सा नियम यही था कि वह आदर्शों पर, सदा सत्य पर और जीवन में कभी रुपयों पैसों के चक्कर में उसके लिए भाग दौड़ करने वाला न होकर के बिल्कुल ही आत्मसंयति और मीडियम साधारण टाइप से अपने आप को ढालने वाला उन्होंने इस टाइप से अपने जीवन को बना लिया था। सोने की माया नगरी किस शहर को कहा गया है? सोने की माया नगरी मुंबई को कहा जाता है। जो पहले बंबई हुआ करता था उसी का नाम अब मुंबई हो गया है। शुरू से ही उस नगर को माया नगरी कहा जाता है क्योंकि वह सपनों की दुनिया वाला नगर है। वहाँ पर दिनों दिन और रातों रात लोग करोड़पति भी बनते हैं और खाकपति भी बनते हैं, क्योंकि वहाँ का बाजार ही कुछ ऐसा है, फिल्मों से जुड़ा हुआ, रेस से जुड़ा हुआ और बड़े बड़े लोगों के द्वारा किए गए कार्यों के चलते उसे माया नगरी हम लोग कहते हैं। प्रेमचंद जी ब्राउन रंग का जूता क्यों पहनते थे? प्रेमचंद जी ब्राउन रंग का जूता इसलिए पहनते थे कि ब्राउन रंग के जूते पर पॉलिश वगैरह की झंझट नहीं रहती थी और वह गंदा होने पर भी थोड़ा साफ ही झलकता था। और पहले के लोग वैसा ही जूता पहनते थे क्योंकि पॉलिश वगैरह की मध्यम वर्गीय परिवार में वैसी कोई सुविधा नहीं थी, जिसके कारण वह ब्राउन रंग का, जैसा कि बुक में समझाया गया है, साधारण सा जूता पहनते थे। नए लेखकों के प्रति प्रेमचंद का व्यवहार कैसा था? हमने अभी आपको पाठ के माध्यम से पढ़ाया। नए लेखकों को वह दोस्ताना, मित्राना व्यवहार दे करके जहाँ कुछ कमी दिखाई पड़ती उनको अपने जैसा समझाते, उनको उत्साहित करते और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते, मार्ग प्रशस्त करते और बिल्कुल ही बिना घमंड के, बिना दर्प के वह एक समान सादगी से नए लेखकों का ऊर्जा का संचार करते,
यही उनका व्यवहार था। आगे इसमें है, आप लोगों को देखिए, गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमको जहाँ तक अंदाज है सभी बच्चे गद्यांश पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर दे देंगे, क्योंकि हमारे बच्चे इतने कमज़ोर नहीं हैं। और अगर कहीं किसी को प्रॉब्लम होगा तो कॉपी चेक करने के समय समझा करके हम उसको फाइनल टच दे देंगे। आगे देखिए, प्रेमचंद जी किरमिच का जूता क्यों पहनते थे? ऑप्शन 4 दिया हुआ है। क्योंकि वह आरामदायक था, इसलिए किरमिच का जूता पहनते थे। जल्दी फटता नहीं था, वह सस्ता होता था, वह आरामदायक था, उन्हें वह पसंद था। तो इसमें इसका आंसर होगा कि वह जल्दी फटता नहीं था, क्योंकि प्रेमचंद जी मध्यम वर्गीय और बहुत ज़्यादा पैसे वाला व्यक्ति नहीं थे। उनको उस जूता को पहनने का कारण यही था कि वह जल्दी फटता नहीं था। प्रेमचंद के अनुसार कैसी कहानियाँ कमज़ोर मानी जाती हैं? प्रेमचंद जी के अनुसार वैसी कहानियाँ कमज़ोर मानी जाती हैं, ऑप्शन नंबर 2, जिनके नायक नायिका अंत में मार दिए जाएं। लेखक ने नहीं, जिनके नायक नायिका अंत में मार दिए जाएं, जिनमें बहुत अधिक मौतें हों, जो बहुत अधिक लंबी हों, जिनमें करुण रस की अधिकता हो। तो इसमें आपको आएगा जिनमें बहुत अधिक मौतें हों। लेखक ने अपनी कहानी प्रेमचंद के पास क्यों भेजी थी? लेखक ने अपनी कहानी प्रेमचंद के पास उनकी राय और सलाह के लिए 2 होगा इसका आंसर, उनकी राय और सलाह के लिए भेजी थी। अब इसके आगे आ रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो क का आंसर यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं। लेखक के अनुसार प्रेमचंद की सबसे बड़ी महानता थी, उनकी यह थी कि वह किसी भी तरह से महान नहीं बनते थे। सेकंड नंबर क्वेश्चन, प्रेमचंद ने बंबई जाने का ख्याल क्यों छोड़ दिया? तो पाठ में आप लोग पढ़िएगा, उसके अनुसार हमने छोटा सा आंसर लिख भी दिया है। क्योंकि वह बंबई की भाग दौड़ और वहां की आगे बढ़ने के लिए रंग बदलने वाली कला से कोसों दूर रहने वाले आदर्शों पर जीने के कारण बंबई जाने का ख्याल उन्होंने छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 3, प्रेमचंद को बेवकूफ क्यों कहा गया? प्रेमचंद को बेवकूफ इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने ताउम्र तंगहाली के बावजूद कभी अपने आदर्शों को नहीं त्यागा और इस फरेबी दुनिया में अपने आप को नहीं ढाला। घ में है आपको प्रेमचंद का अपने पुत्र से दोस्ती का संबंध था, पाठ के आधार पर बताइए। हाँ, यह सही है कि प्रेमचंद जी का अपने पुत्र से दोस्ताना संबंध था। यह पाठ में आए अलग अलग समय पिता पुत्र के बीच हुए घटनाओं से साबित होता है। क्वेश्चन नंबर अंग, लेखक ने अपने कहानी में सभी मुख्य पात्रों को क्यों मार दिया था? लेखक ने अपनी कहानी में सभी मुख्य पात्रों को कहानी को कारुणिक दुखी बनाने के कारण मार दिया था। जैसा कि इसके आगे आपका क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, प्रेमचंद जी का हुलिया अपने शब्दों में लिखिए। तो हमने आप लोगों को हिंट देने के लिए क्वेश्चन का आंसर बनाया है। आप लोग इससे भी अच्छा बुक से पढ़ करके लिखने का कोशिश कीजिएगा। प्रेमचंद का हुलिया इस प्रकार था जैसे वह घुटनों से जरा ही नीचे तक पहुंचने वाली धोती, उसके ऊपर गाढ़े रंग का कुर्ता और पैरों में जूता, यानी कुल मिलाकर देहाती जैसा पैरों में किरमिच वाला जूता धारण करने वाले साधारण कद काटी के, कोई बहुत ज़्यादा मोटे ताजे और बहुत हेवी पर्सनालिटी के व्यक्ति नहीं थे, जैसा कि आप लोग तस्वीर में भी देख सकते हैं पाठ के अंदर। लेकिन एक महान व्यक्ति और लेखक थे अब इसके आगे आइए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें भी एक क्वेश्चन का हमने आशय स्पष्ट करके आपको बताने का काम कर दे रहा हूं कि आशय कैसे स्पष्ट किया जाता है।
और उसमें क्या लिखना होता है, तो इसमें क में है, सब जगह वह रूप एक था, झील के नीले पानी की तरह साफ और पारदर्शक। इन वाक्यों का आपको आशय स्पष्ट करना है। तो इन वाक्यों का आशय यह है कि प्रेमचंद जी सब जगह हर समय एक रूप वाला, बिल्कुल साफ सच्चा, हर समय एक रूप वाला, पारदर्शी तथा एक समान व्यक्तित्व वाले महान व्यक्ति थे। ये हो गया। इसके आगे ये मूल्य परक प्रश्न है। तो मूल्य परक प्रश्न में भी हम क का आंसर आपको करा दिए। ख और ग आप लोग अपने मन से लिखिएगा। इस संबंध में हम यही सोचते हैं कि यही एक सच्चा मानव का जीवन होना चाहिए और हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए, क्योंकि बनावटी जीवन समाज या फिर अपने आप से ही धोखा देने वाला होता है। हमें कभी भी अपने मूल्यों को, अपने आदर्शों को त्यागना नहीं चाहिए। हमें भगवान जितना ज्ञान, जितना बुद्धि, जितना धन दिए हैं, उसी में विश्वास करके संतोष के साथ अपने मूल्यों और आदर्शों के साथ जीना चाहिए, ना कि समाज को दिखाने के लिए, जैसा कि आजकल लोग कर रहे हैं। एक तरफ कार खरीद लेंगे, दूसरी तरफ अपने ऊपर 10 लाख का लोन करवा लेंगे। तो ऐसा जीवन बच्चों, जीवन में कभी हम लोग जीने का न आपको न अपने आप को कभी भी नहीं ज्ञान दे सकते हैं, न बता सकते हैं। हर समय आप जो हैं उसी में स्पष्ट अपने आदर्शों और मूल्यों को बचाते हुए आगे बढ़ना है जीवन में, और प्रेमचंद जी के जैसा ही रहना है, ना कि दिखावटी या बनावटीपन जीवन जीना है। धन्यवाद।